तो आज हम अपने सिलेबस को आगे लेके चलते हैं। बेटा ये एक चैप्टर है और चैप्टर के न सब डिविजन्स को हम पढ़ रहे हैं, है ना। छोटे छोटे सब डिविजन्स में पढ़ रहे हैं। पूरा हमारा कैलकुलस जो है वो फंक्शन का ही आगे एक्सटेंशन है, तो इसीलिए हमें इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आकांक्षा ऑनलाइन ऑन कर लो बेटा कैमरा। हाँ, खाना पीना खत्म हो गया तो कैमरा ऑन कर लो। ध्रुव तुम्हारा कैमरा साफ क्यों नहीं आता? मैंने तुमको हेयर कट के लिए बोला था ना। फिर अगली बार बॉल हेडेड के लिए बोल दूंगा कि बॉल हेड होके आ जाओ बिल्कुल। आज हम पढ़ने वाले हैं वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। आज के क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पहला टॉपिक है वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे हम आज के क्लास में वो है इनटू फंक्शन एंड ऑनटू फंक्शन। तो पहले देखते हैं वन फंक्शन क्या होता है। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जैसे देखो मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, और ए के एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, बी के एलिमेंट से कनेक्ट करने के लिए जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उस पैटर्न का नाम है फंक्शन। मतलब एफ क्या कर रहा है, इनपुट उठा रहा है ए से और उसको सर्च कर रहा है कि उसके हिसाब से बी में किस आउटपुट से इस इनपुट को कनेक्ट करें। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, B6 ऐसे है। A1 का जो कनेक्शन है F के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल B3 से है। A1 जो है वो B3 से कनेक्टेड है। मतलब मैं F को कैसे लिखूंगा, F को लिखूंगा इन फॉर्म ऑफ सेट। इनपुट क्या दे रहा हूं A1 और आउटपुट आ रहा है B3। A2 फॉर एग्जाम्पल मान लो B1 से कनेक्टेड है, तो A2 B1, A3 B6 से कनेक्टेड है, A3 B6, A4 B2 से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शंस हमारे आ गए। अब मैं जो पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं कि इस सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन। इस पूरे सेट को, और यहां देखो यहां पे
ये जो आउटकम आ रहा है इसका कलेक्शन बना लेते हैं समथिंग, इस कलेक्शन का नाम दे देते हैं आर, और आर के कलेक्शन में क्या क्या है भाई, आर सेट, सेट का नाम दे देते हैं आर, और आर में क्या क्या आएगा, B3, B1, B6, B2। अब एक बच्चा बोलता है सर इन दोनों का क्या, मैं बोल रहा हूं कि रुको मैं समझा रहा हूं, उन दोनों पे भी आऊंगा, उन दोनों पे भी आऊंगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, जो भी एलिमेंट डोमेन से कनेक्टेड है, डोमेन से कनेक्टेड है, उन सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन को या सेट को हम कहते हैं रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। ये कौन सा फंक्शन है, एफ, ठीक है। और ये जो पूरा बी सेट है, ये जो बी सेट पूरा है, इस पूरे बी सेट को हम कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, पूरे बी सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। अब एक बात बताइए, हमारे डोमेन और रेंज के एलिमेंट के बीच में जो कनेक्शंस हैं वो क्या यूनिक यूनिक कनेक्शन है ना, है ना। एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज is connected to only one element of domain। कोई भी रेंज का उठा लो, जैसे B2 को देख लो, तो B2 सिर्फ और सिर्फ A4 से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि B2 जो है वो A4 और A2 दोनों से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। तो हमारा रेंज और डोमेन के बीच में कैसा कैसा कनेक्शन है, 1-1 कनेक्शन, 1-to-1, 1-to-1 कनेक्शन है। तो इस केस में, इस तरह के कनेक्शन में हम ये जो फंक्शन ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है, फंक्शन, किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, डोमेन के ऊपर। आउटपुट क्या दे रहा है, रेंज दे रहा है। तो ये जो फंक्शन ऑपरेट कर रहा है, इस फंक्शन को कहेंगे 1-to-1 या 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। मैंने जितनी चीजें बोली उसके अलावा न तो कुछ होता है और ना कुछ छूटा है, सब कुछ बोल दिया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सारी चीजें ध्यान में आपके नॉलेज में आ गई होंगी। जो है चलाना है तो चला लो, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको नोट करिए, अभी मेरा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलेगा, इसके ऊपर बहुत चलने वाला है। जब पूरा सुना दूंगा ना उसके बाद डाउट पूछिएगा। अगर कोई डाउट आ रहा है ना तो पेज के ना ऊपर में ऐसे कुछ शॉर्ट में नोट कर लीजिए कि मुझे ये सर से डिस्कस करना है, ऐसे लिख लीजिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट, उसके बाद पूछ सकते हैं।
आगे चलें। कंसीडर fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ये x और ये फंक्शन ऑपरेट होगा और ये ए बी एफ। मैं यहां -1 0 1 2 3 -3 ऐसे ऐसे कोई भी वैल्यू लूंगा तो हर एक वैल्यू के लिए जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, एक यूनिक आउटकम आएगा। मतलब अगर मैं यहां पे x को बदलूंगा, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को चेंज करूंगा, थोड़ा सा भी चेंज करूंगा x की वैल्यू को, जैसे मान लो इसे x कह रहे हैं इनपुट को, तो x की वैल्यू को चेंज करूंगा ना थोड़ा सा भी, तो हमारा fx की वैल्यू भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम x की वैल्यू को बदल दें, x मतलब इनपुट को बदल दें और आउटपुट सेम रह जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है हमारे 1 1 फंक्शन का। 1 1 फंक्शन में क्या होता है, हम अगर x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारा फंक्शन का वैल्यू पक्का 100% चेंज होगा ही होगा। अब कोई ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जिसमें हम x बदलें और फंक्शन की वैल्यू ना बदलें, ऑब्वियसली x स्क्वायर ले लो, x का पावर 2, इसमें तुम 1 रखो तब भी स्क्वायर करके 1 ही आएगा और -1 रखो तब भी स्क्वायर करके 1 ही आएगा। तुमने x की वैल्यू बदल दी बट फंक्शन ऑफ x की वैल्यू नहीं बदली। दो, अगर x की वैल्यू 2 रखते हो किसमें, स्क्वायर में, x स्क्वायर में, तब भी 4 आएगा और -2 रखोगे तब भी 4 आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नहीं बदल रही है जबकि हम x की वैल्यू को बदल रहे हैं। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा, यहाँ पे हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है। इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे एक्स क्यूब का, तो ये ऐसा ग्राफ है। मैं लिख रहा हूं और बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप लोगों को ना तो लिखना है, सिर्फ चुपचाप इधर देखना है। ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। आप जरा यहां देखिए, ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि हम अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इफ द वैल्यू ऑफ x इज increasing, at same time the value of fx क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो जहां पे अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पे fx की वैल्यू भी इंक्रीज करता जाए तो उस फंक्शन को, उस तरह के फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन का स्लोप अगर देखिएगा, स्लोप स्लोप मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है उसका tan थीटा। tan थीटा इज द स्लोप। एम स्लोप, स्लोप का एक और तरीका है क्या, डिफरेंशिएट कर दो तो स्लोप आता है। तो यहां थीटा क्या है, एक्यूट है। कहीं पे भी बनाइए टेंजेंट, यहां बनाया टेंजेंट कितना है, एक्यूट है। ठीक है, यहां बनाइए टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, एक्यूट है। तो tan थीटा में जब थीटा, ध्यान से जो सुन रहा होगा ना उसको सारा समझ में आ रहा होगा, और जो एक डाउट को दिमाग में लेके बैठ गया होगा उसे फिर आगे की सुनाई ही नहीं दे रही होगी। अगर थीटा एक्यूट है तो ऑब्वियसली tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि थीटा एक्यूट है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ऑब्वियसली dy बाई dx भी पॉजिटिव होगा। तो ये क्या था, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये सारी चीजें एक ही चीज है, ये सारी क्या होगा, एक ही क्वांटिटी है। tan थीटा कहो या m कहो या स्लोप कहो या dy बाई dx कहो, ये सारे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएंगे। अब जरा देखो, इस x क्यूब में मैं अगर x की वैल्यू बदल दूंगा थोड़ा 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 थोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो fx की वैल्यू भी बदलते जाएगी कि नहीं बदलते जाएगी। यहां से देखो हाइट ऊपर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वन वन फंक्शन का बिहेवियर शो कर रहा है। वन वन मतलब एक्स बदलते जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी बदल रही है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। और इतना सेटअप में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अब इसके पहले वाले में और इस वाले में। कौशिक, तुमने मोबाइल पे ज्वाइन कर रखा है क्लास ना, मोबाइल पे तो तुमको पूरा स्क्रीन दिखने में भी फायदा नहीं है। लैपटॉप चार्ज नहीं था, जब तुमको पता था कि शाम को क्लास है तो लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं था। और लैपटॉप को चार्ज होने की क्या जरूरत है, उसमें चार्जिंग पॉइंट लग के काम नहीं होता क्या। गलत रीजन दोगे तो यहाँ ज्यादा धुलाई होगी। इससे अच्छा ये बोलते कि सर लैपटॉप पापा लेके गए हुए थे, तो समझ में आता। रीजन सही देना है।
आकांक्षा समझ में आ रही बात? ध्रुव, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको जनरलाइज करने वाला हूं मैं। इसको तो एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, इसको जनरलाइज करूंगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। अब इसको एक बच्चे ने बोला कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पे आपने लिख रखा है यस होना चाहिए। तो मैं इस log x को डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या आ जाएगा मेरा? डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब एक बच्चे को फंसाने वाला हूं तुरंत। ध्रुव, मुझे एक बात बताओ, यहां x की वैल्यू मैं पॉजिटिव लूं, निगेटिव लूं, क्या लूं? ध्रुव लग रहा है ये तो वैसा जवाब है कि मैं फ्लाइट में बैठा हूं और जो कैप्टन है वो बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही से उड़ा लूंगा, इसको लैंड भी ठीक ठाक करवा लूंगा। फिर क्या करोगे? उतर जाओगे या बैठे रहोगे? लग रहा है तुमको? देखो इसका सटीक जवाब दूसरा बच्चा। आकांक्षा बताओ, यहां एक्स को निगेटिव लूं पॉजिटिव लूं? इसके भी जवाब में दम नहीं है, साउंड में जो है ना। देखो वो 11th वाली उधर से बोल रही है कुछ, क्या जोर से बोलो। सुनाई दे रहा है किसी को माइक में? वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि डोमेन तो लॉग में एक्स पॉजिटिव रहता है ना, तो आप यहां पर भी पॉजिटिव ही लीजिएगा। आकांक्षा, तो इसीलिए यहाँ x को हम पॉजिटिव लेंगे एंड ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये क्या होना चाहिए? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। एंड देखो इसका ग्राफ भी तुम लोगों को सिखा रखा है, ऐसे होता है ना। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही तो है, अगर x बढ़ाते जाएंगे तो एफ एक्स बढ़ता जा रहा है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन। नोट करिए, अभी बहुत कुछ समझाने वाला हूं 1 1 में। तुम कहां चले गए थे कौशिक? तुम्हारा मीटिंग लीव हो गया था? सिद्धि समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल चल रहा है ना? किसी किसी दिन का लेक्चर बड़ा इंटेंस हो जाता है, अभी आने वाले टाइम में होगा इंटेंस, बट अभी तो थ्योरी पढ़ा रहे हो ना, तो थ्योरी तो खूब अच्छा लगेगा। जैसे
गरम तवे पे कैसे मक्खन फिसल जाता है वैसे एकदम फिसलेगा। सर अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 to 1 होगा ही। 100% होगा। अभी मैं अगले स्लाइड में ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पे भी आने वाला हूं, वो भी 100% 1 to 1 फंक्शन होगा। अभी एक एक करके समझा रहा हूं, एकदम तसल्ली से, एकदम छोटे छोटे पीस में समझा रहा हूं। तो 1 to 1 फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है। यस यस, उसे होना ही पड़ेगा या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो अब आते हैं बेटा, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लेके पूरा समझाया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल लिया। अब मैं लेता हूं एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का, y इक्वल टू -x³। समझिए, नोट करने का टाइम दे दूंगा फिर। ये अभी जितना सिंपल चल रहा है ना, क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां पे तुम लोग परेशान होगे। तो अभी कॉन्सेप्ट फटाफट समझ लो ना, उसके बाद नोट वोट करते रहना। देखो ये ऐसे चलेगा, बट ये भी देखो जैसे जैसे मैं x बदल रहा हूं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बदल 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 रही है। ठीक है, इसका देखो, इसका स्लोप क्या है बेटा, स्लोप लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी तुम टेंजेंट उठा के खींच लो, यहां पे चलो, यहां पे टेंजेंट खींचते हैं तो ये देखो, ये रहा टेंजेंट, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो tan थीटा, थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, मतलब ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो लेस देन 0 हो जाएगा, निगेटिव। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव, मतलब dy/dx जो है वो लेस देन 0 होगा, और ये एक 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा, या ये एक इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ये एक इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, अब इसको समराइज करते हैं, समराइज। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक टेक्निक होता है बेटा जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये मेरा फंक्शन मान लो fx है, ये सम gx है। अब आप यहां पे ना, आप यहां पे बहुत सारा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, जितना मर्जी उतना खींचिए। आपका हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, वो इस ग्राफ को बस एक पॉइंट पे कटना चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे ही कट करेगा, एक से ज्यादा पे कट नहीं करेगा, चाहे आप इधर खींचिए चाहे आप इधर खींचिए। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को, उस फंक्शन के ग्राफ को
एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन कहलाएगा 1-to-1 फंक्शन या 1-1 फंक्शन। लॉजिक इसके पीछे ये है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन तो हर एक पॉइंट पे एक ही बार तो कट करेगा, क्योंकि उसके बाद या पहले तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ, है ना। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। कभी कभी आपको एक ग्राफ दे देगा रैंडमली, बोलेगा लो भाई ये एक ग्राफ है 2 2 2 ऐसे, बोलेगा बताओ ये 1-1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, अरे ये तो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी, नहीं ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो y की जो वैल्यू है ना बेटा, ये जो y की वैल्यू है ये क्या है? सेम वैल्यू है, सेम, कुछ सेम वैल्यू है ना। जैसे मान लो 2 है, ये हाइट 2 है, और ये जो 2 हाइट है वो यहाँ x1 पे भी आ रहा होगा, x2 पे भी आ रहा होगा, x3 पे भी आ रहा होगा और x4 पे भी आ रहा होगा। तो इसका फिगर अगर बनाएंगे सेट के फॉर्म में तो कैसा दिखेगा? देखो तो ऐसा ही दिखेगा ना। ये जो y वैल्यू आ रहा है, ये y, ये x1, x2, x3 और x4 ऐसे जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या है? मेनी टू वन फंक्शन है। मेनी टू वन, ये मेनी टू वन फंक्शन है। आएंगे इसके ऊपर, ये बस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए मैंने अभी उसको वहां पे खींच के समझा दिया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन। नोट कर लीजिए। कौशिक, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? चलो हटा देते हैं, आगे चलते हैं, बस खत्म होने वाला है 1-1 एंड मेनी वन। ये जो मैंने फिगर ऐसे बना रखा था, ये इस पॉइंट का नाम देखो, डोमेन में मैं दे रहा हूं x1, इसका नाम दे रहा हूं x2, इसका नाम दे रहा हूं x3, इसका नाम दे रहा हूं x4, ऐसे। और देखो यहाँ 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 इसका नाम दे रहा हूं x5, इसका नाम x6, इसका नाम x7। जरा इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में, किसमें? x1 से x5 में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है। फिर x5 से x2 में स्लोप निगेटिव हो रहा है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। x2 से x6 में भी, x2 से x6 में भी स्लोप निगेटिव है। फिर इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। तो ये क्या, ये अलग अलग इंटरवल में, छोटे 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 इंटरवल में कभी इंक्रीजिंग हो जा रहा है, कभी डिक्रीजिंग हो जा रहा है, फिर इंक्रीजिंग हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर स्लोप का साइन, स्लोप मतलब क्या, अभी तो बताया है dy/dx, अभी तो बताया है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। अगर स्लोप का साइन मतलब dy/dx
dy बाई डी एक्स का साइन अगर चेंज करेगा प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, तो वो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके क्या आएगा हमारे हाथ में? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का एक एक्सप्रेशन आएगा ना भाई, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स के लिए इक्वल टू एक एक्सप्रेशन आएगा। उस dy बाई डी एक्स का ना साइन स्कीम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, साइन स्कीम जो लिखते थे ना, उसको फैक्टराइज करेंगे या जैसे भी हो, हम उसके लिए साइन स्कीम लिखेंगे कि भाई ये कहाँ 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 पॉजिटिव है, कहाँ निगेटिव है, ये सारा लिखेंगे। अगर पूरे डोमेन में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव 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 ही रहता है या निगेटिव 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 ही रहता है, देन दैट फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अगर डोमेन के कुछ पार्ट में पॉजिटिव है बाद में निगेटिव, या पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव, मतलब अगर साइन ऑफ किसका? dy बाई डी एक्स का बदलता है कहां पे? नंबर लाइन पे। कहां पे? डोमेन में, तो वो मेनी वन फंक्शन होगा। सबके दिमाग में बात बैठ गई? सिद्धि? ओके ओके, तो बेटा ये फिगर नोट कर लीजिए और मैं यहां पे कंक्लूजन लिख रहा हूं। अब कंक्लूजन लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं, साथ साथ यहां लिख सकते हैं। हमें fx दिया हुआ है भाई, इसको डिफरेंशिएट कर लो भाई, डिफरेंशिएट करके इसका साइन स्कीम लिख लो। साइन स्कीम लिख के भाई देख लो कि इसका साइन स्कीम प्लस 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 चल रहा है या माइनस 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 चल रहा है। देन 1 2 1 फंक्शन होगा। और अगर इसका साइन स्कीम लाइक प्लस माइनस हो गया या माइनस प्लस हो गया, तो ये मेनी टू वन फंक्शन होगा। कौन? इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये या तो वन वन होगा या मेनी टू वन फंक्शन होगा। ये इसका मैंने डायग्राम खींच दिया, ऐसे लिखना। कौशिक, तुम नोट भी कर रहे हो या नहीं? चलिए अब मैं अगले स्लाइड पे जाता हूं। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी यही कहानी चलने वाला है, अभी बहुत टेक्निक है इसमें। हटा देते हैं। अब ध्रुव हो गया? ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक दूसरा टेक्निक सिखा रहा हूं। यह क्वेश्चन एक सैंपल क्वेश्चन है और इसके थ्रू एक दूसरा टेक्निक आपको बता रहा हूं। चेक fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 whether it is
1 है या मेनी 1 है? कोई बच्चा जवाब दे सकता है? कोई बच्चा जवाब दे सकता है विथ रीजन कि ये क्या होगा? विनायक, विथ कोई आइडिया? देखो, मैं इस फंक्शन को ना तो डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखने जा रहा हूं। हमारा मेनी 1 होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए भाई? कि कम से कम 2x के वैल्यू के लिए, 2 डिफरेंट x के वैल्यू के लिए, कम से कम 2 डिफरेंट x के वैल्यू के लिए, जैसे मान लो x1 और x2 है, फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए। ध्रुव, राइट, सही बात है ना? है ना? जरा इसके न्यूमरेटर को देखो। न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनांट क्या है? b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। मतलब इसका जो न्यूमरेटर है, इसके 2 रियल रूट होंगे, x इक्वल टू एक अल्फा होगा और x इक्वल टू बीटा होगा। हाँ या ना? यहां पे तो बड़ा सिंपल फैक्टराइज करके निकल जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू अगर मैं x इक्वल टू अल्फा इस फंक्शन में डालूंगा तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? विनायक बताएगा। एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तेजवीर, क्या होगा? म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट पे हो। हाँ, क्योंकि अल्फा जो है वो न्यूमरेटर का क्या है? रूट ही है ना, तो ये 0 अपॉन सम, नीचे में कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 0। और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होगी? इसमें भी बीटा भी क्या है? न्यूमरेटर का एक रूट ही है ना, तो ये 0 बाई सम डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे वही आ रही है जो फंक्शन की वैल्यू बीटा पे आ रही है। हाँ या ना? सिद्धि, बात आ गया समझ में ना? डाउट है तो हाँ, हाँ बेटा, ये मेनी 1 फंक्शन है ना? इसका अगर मैं प्लॉटिंग करूं समझाने के लिए, तो ये मान लो ये मेरा फंक्शन है f, इसने अल्फा और बीटा दोनों के लिए जो फंक्शन की जो वैल्यू दी है वो 0 दी है। हाँ या ना? तो ये मेनी टू 1 फंक्शन हो गया। आइडिया समझ में आया क्या विनायक? चलो ध्रुव, तुम नोट कर रहे हो? अब एक बच्चा पता है क्या डाउट पूछता है? वो जो बच्चा डाउट पूछेगा ना, अगर वो तुम ध्यान से समझ पाए ना, तो तुम्हें लगेगा कि क्या मस्त डाउट पूछा है भाई, ये डाउट तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं है, लेकिन उसने पूछा। जब क्लासरूम में आईआईटी के अंदर बैठे रहोगे, किसी आईआईटी के अंदर जो मतलब क्लास चल रहा है और प्रोफेसर बता रहे हैं, कुछ अपना समझा रहे हैं, तो जब वहां पे प्रोफेसर जब डाउट लेना शुरू करते हैं कि हाँ पूछो, तुम लोगों को कुछ पूछना है, तो सारे बच्चे ना, अगर कोई स्टूडेंट डाउट पूछा है ना, कम्युनिकेट कर रहा है टीचर से, तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं कि वो क्या बात कर रहा है और वो सर क्या जवाब दे रहे हैं। अपना डाउट तो अपना है, लेकिन दूसरे के डाउट से भी बहुत कुछ सीखने को समझ में आता है।
तो ये ध्यान में रखना है कि जब मैं कहूं कि एक बच्चे ने डाउट पूछा मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने बोला कि सर यहां पे तो रियल रूट निकल गया सर, मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया। बाई चांस अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अल्फा और बीटा दो वैल्यू नहीं मिल पाते जिसपे न्यूमरेटर वाला पोर्शन 0 होता, और हम कहते कि भाई अब क्या करें। अगर ऊपर न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाता तो क्या हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन है, मेनी वन नहीं है? क्या हम ऐसा कह सकते थे? डाउट सभी बच्चों को समझ में आया कि डाउट क्या है? कौशिक समझ में आया डाउट? जो लॉजिक मैंने लगाया ना उसी को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बोल रहा है कि सर यहां तो आ गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था तो कोई भी अगर इरेशनल रूट है, अगर न्यूमरेटर वाले क्वाड्रेटिक का इरेशनल रूट है, तब छोड़ो, रूट निकालने से हमें कोई लेना देना थोड़ी है, बस ये पता चल जाएगा कि भाई दो अलग अलग रियल नंबर पे ये 0 हो रहा है तो मेनी वन हो गया। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाता है न्यूमरेटर का तो फिर क्या करते हैं? तेजवीर लॉजिक समझ में आ रहा है कि वो क्या पूछना चाह रहा है? ठीक है, तो तेजवीर मुझे बताओ कि इसका क्या सॉल्यूशन तुम दोगे, तुम्हारा क्या लॉजिक है इसमें? सर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है यार। हाँ ये द क्यूशियन पैराबोला अपर साइड पे होगा ना। गुरुजी लीजिए, कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है। मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। नाउ टेल मी, ये 1-1 फंक्शन है या मेनी वन? ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि सर पहले वाला लॉजिक इस पे काम नहीं कर रहा। कुणाल समझ में आ रहा है? पहले वाला लॉजिक इस पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने उस बच्चे को ये बोला कि चलो एक काम करते हैं, रैंडमली इसकी वैल्यू कुछ रख लेते हैं। इसकी वैल्यू रैंडमली मान लो कि 2 रख लिया। लेट इसकी वैल्यू क्या रख लिया? इस पूरे की वैल्यू 2 रख लिया और इसको सॉल्व करना शुरू किया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। उसको उधर जाके घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या चल रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूट नहीं कर रहा। अभी मैं और रुकूंगा, मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं। 1 नहीं, 1/2। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नोट नहीं करना है, देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। मैंने इसकी वैल्यू रैंडमली 1/2 रख ली, तो ये सॉल्व करके ये आ रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? सिद्धि कोई डाउट नहीं है? जरा देखो तो, फैक्टराइज किया हमने तो x इक्वल टू 0 और -3। ये क्या बता रहा है तेजवीर? ये बता रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 हम रखते हैं यहां पे तो fx की वैल्यू क्या आएगी? और x की वैल्यू -3 रखेंगे यहां पे तो क्या आएगी? 9 - 3 + 1, 9 + 3 + 2, 10, 7 और 14। 1/2 आ गया कि नहीं? x की दो अलग अलग वैल्यू पे इसकी वैल्यू 1/2 आ रही कि नहीं आ रही है?
सिद्धि समझ में आया बात? हाँ तो ये भी मेनी वन फंक्शन हो गया। अब एक बच्चा बोला कि सर मैं इसको डिफरेंशिएट करके इसका साइन स्कीम भी तो लिख सकता हूं जो आप यहां पे बताए थे। तो भाई उतना करोगे तो जेई मेंस में तुम 20 क्वेश्चन मैथ्स में कैसे सही कर पाओगे, है ना? चलिए नोट करिए, आप लोग नोट करिए इस टेक्निक को। हेलो ऑफिस, जॉली को जय बउआ का फोटो कटवा लो, जाओ लो बात कर लो मम्मी से। हेलो हो गया, समझ में आ गया? ध्रुव को डाउट है, कुणाल कुणाल एक्सप्लेन करेगा ध्रुव के डाउट को। ध्रुव के डाउट को कुणाल एक्सप्लेन करेगा और विनायक एक्सप्लेन करेगा। चलो ध्रुव पूछो। किसने बोल दिया कि ऑलरेडी पता था कि ये मेनी वन फंक्शन है? विनायक एक्सप्लेन करो। ये तो अलग ही प्लेनेट का सवाल पूछ रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन में, बाकी सारे बच्चे नोट कर लो, पीछे वाले क्वेश्चन में ये क्या था, इसके दो रियल रूट आ रहे थे ना, है ना? तो इसके दो रियल रूट आ रहे थे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 पे भी ये क्या बन रहा था, 0, और x इक्वल टू 3 पे भी क्या बन रहा था, 0, हाँ या ना? तो ये दो अलग अलग x के लिए सेम वैल्यू आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अलग अलग x के लिए सेम वैल्यू आ रहा था, है ना? तो ये मेनी वन कहलाया, ये फंक्शन क्या कहलाया, मेनी वन। अब यहां पे क्वेश्चन मैंने क्या दिया, मैंने यहां पे क्वेश्चन दिया, चेक फॉर 1 मेनी वन। अब यहां तो इसके रियल रूट निकल ही नहीं रहे हैं, वहां निकल गया था, तो इसके रियल रूट नहीं निकल रहे, मतलब x के दो अलग अलग वैल्यू पे, x के दो अलग अलग वैल्यू पे ये चीज जीरो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके तो रूट्स ही नहीं है। तो अब क्या करें? तो मैंने इस फंक्शन के वैल्यू को ही हाफ रख दिया, फंक्शन के वैल्यू को हाफ रख के ना, और देखा कि क्या दो अलग अलग x के वैल्यू आते हैं, तो हाँ आ गया। तो मतलब क्या आ गया, मेरा फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू हाफ आ गया, एंड फंक्शन ऑफ -3 इज इक्वल टू हाफ आ गया। तो ये क्या हो गया, दो अलग अलग वैल्यू पे सेम वैल्यू, तो मेनी वन फंक्शन हो गया। तो अभी भी 50% समझ में आया है तुमको? हाँ यस, यहाँ पे अभी देखे थे मैंने, शायद यहाँ पे अभी 2 ले लिया था, तो 2 के लिए ना मेरा जो क्वाड्रेटिक भी बन रहा था ना यहाँ पे ऐसे, उसके वो भी रियल रूट नहीं जनरेट कर रहा था, तो मैंने फिर वैल्यू को बदल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 2 ले रहा था, तेजवीर, अगर मैं यहाँ 2 ले रहा था और 2 लेने के बाद इसको जब सॉल्व कर रहा था तो रियल रूट नहीं आ रहा था, इसका मतलब इसके रेंज में 2 नहीं आएगा, हाँ या ना? इसके रेंज में 2 नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए तो मेरा x नहीं आ रहा था ना। ओके ओके, हाँ सर अगर हम लोग ऐसे कोई फंक्शन होता है सर डिनोमिनेटर हम लोग का सर स्टैंडर्ड नंबर लेस देन 0 हो तो हम लोग का हमेशा नेगेटिव होगा। अगर कोई फंक्शन रेशनल फंक्शन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नीचे वाला क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, हाँ तो निगेटिव है, तो फिर
नो नो नो, अगर मेनी वन नहीं आ रहा है ना तो तुम वन वन नहीं लिख सकते हो। तुम यहाँ तो गुड लक था कि आ गया, अरे यार मेनी वन। अगर मान लो यहाँ पे भी एक्स एक्स जो है वो लाइक वैसे तो आ जाएगा, वैल्यू करोगे ना तो आ जाएगा, लेकिन बार 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 तुम्हारा यहाँ पे ऐसा क्वाड्रेटिक बने जिसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता जाए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। फिर एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो ब्रह्मास्त्र है ये, डिफरेंशिएट मारो और काम। तो यहाँ डिफरेंशिएट करोगे, कोसेंट रूल लगाओगे और उसके बाद फिर उसका साइन इसके में लिखोगे, काम बड़ा हो जाएगा ना। तो वही शॉर्टकट बताया हूं, ठीक है। तीसरा टेक्निक क्या है, ये स्कूल में क्लास 12th में यूज करते हैं, क्लास 12th में यूज करते हैं, बोर्ड में बता दे रहा हूं। चेक, वही पहले वाला ही फंक्शन लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये सीबीएसई में एक्सेप्टेड है, बाकी जो पहले वाला जो तरीका बताया ना वो सब सीबीएसई में काट देगा बिल्कुल। चेक ये 1 1 है या मेनी वन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मान लेंगे। लेट एफ एक्स इज ए मेनी वन फंक्शन, जबरदस्ती इसको मेनी वन मान देंगे। लेट एफ एक्स इज ए मेनी वन फंक्शन फॉर टू डिफरेंट वैल्यू, टू डिफरेंट वैल्यूज, नोट करते जाइए क्योंकि इसमें कुछ समझना नहीं है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2। हमने मान लिया कि ये जो फंक्शन है ये मेनी वन फंक्शन है, किसके लिए, तो दो अलग अलग x के लिए। तो मेनी वन है तो f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2। ऐसा क्यों सिद्धि, क्योंकि भाई मेनी वन है तो इन दोनों अलग अलग x के लिए फंक्शन सेम होगा, है ना। अब मैंने f ऑफ x1 डाला यहाँ पे, तो ये आ गया x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 5, और x2 के लिए x2 स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 3 एंड x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 5। कैलकुलेशन चल रहा है आगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए, मैं इधर साइड में लिखते जा रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, 4x1 x2 स्क्वायर प्लस 3 x2 स्क्वायर प्लस 4 x1 स्क्वायर x2 माइनस 16 x1 x2 प्लस 12 x2 प्लस 5 x1 स्क्वायर माइनस 20 x1 प्लस 15। ये LHS आया। वैसे ही RHS निकालेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेंदी तो होगा बहुत ज़्यादा यार, लिखना ही इतना लेंदी है। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 4x2 x1 स्क्वायर प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 स्क्वायर माइनस 16x1 x2 प्लस 12x1 प्लस 5x2 स्क्वायर माइनस 20
x2 प्लस 15। कुछ कटिंग हो रहा है तो ये हो रहा है कटिंग, ये 15 कटिंग हो रहा है। अब इस पूरे सिस्टम को ना इस तरफ ले आएंगे घटाने में, इसको पूरा उलट के इस तरफ ले आएंगे। फोर x2 x1 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 स्क्वायर 3x2 स्क्वायर माइनस 3x1 स्क्वायर 4x1 स्क्वायर x2 माइनस 4x1 x2 स्क्वायर प्लस 16। सर 16x करना। थैंक यू। प्लस 12x2 माइनस 12x1 प्लस 5x1 स्क्वायर माइनस 5x2 स्क्वायर प्लस 20x2 माइनस 20x1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 4x1 x2 कॉमन लिया तो ये आ गया x1 माइनस x2। यहाँ पे 3x2 माइनस x1 x2 प्लस x1 ये दोनों। यहाँ पे 4x1 x2 x1 माइनस x2 प्लस 12x2 माइनस x1 5x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस 20x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा 4x1 x2, यहाँ बच जाएगा माइनस 3x2 प्लस x1, यहाँ बच जाएगा 4x1 x2 यहाँ बच जाएगा माइनस 12, यहाँ क्या बचेगा 5x1 प्लस x2 यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस x1 माइनस x2 को उस 0 के नीचे ले जाके 0 कर देंगे, क्योंकि ये x1 और x2 को मैंने क्या माना था डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो ये तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये तो डिफरेंट है, तो 0 कौन होगा, ये 0 होगा। तो ये मेरा आ जाएगा 8x1 x2 ये और ये माइनस 3x2 प्लस 5x2 2x2 माइनस 3x1 प्लस 5x1 2x1 ये भी निपट गया, और ये माइनस 32 ये आ जाएगा 0।
नोट करते चलिए, अभी कंक्लूजन आने वाला है अगले 2 स्टेप में। फिर इसे भी मिटा रहा हूं। x2 कॉमन लिया तो ये आ गया 8x1 प्लस 2 और 32 माइनस 2x1 को इधर ले लिया। और फिर क्या आ गया मेरा, x2 इज इक्वल टू 32 माइनस 2x1 डिवाइडेड बाई 8x1 प्लस 2। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि तुम x1 की कोई वैल्यू रख लो, 0 रख लो, तो 0 रखोगे x1 की वैल्यू तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x2 क्या आएगा, 0 रखोगे तो खत्म, 16 आ जाएगा। मतलब इस पेयरिंग के लिए हमारा ये फंक्शन मेनी वन होने वाला है। अब बदल लो और बदलो, x की वैल्यू 1 रख लो तो ये आ जाएगा ऊपर में 30 और ये 10। x1 की वैल्यू 1 रख लो तो ये आ जाएगा 30 और ये 10, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। मतलब x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 3 रखेंगे तब भी ये फंक्शन सेम वैल्यू देगा। लॉजिक आ गया समझ में ध्रुव? कैलकुलेशन था और कोई कुछ भी नहीं था। तो ये एक रिलेशन आ गया मेरा, ये एक x1 और x2 के बीच में क्या आ गया, रिलेशन। यहां पे x1 की वैल्यू रखते जाओ, x1 की वैल्यू रखते जाओ और उसके हिसाब से x2 आता जाएगा। और उन दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम आती रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बच्चों को करना है, सारे बच्चों को। एफ एक्स इक्वल टू चेक करना है वही 1 है कि मेनी वन है। एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस 5 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 5। There are many one. यस यस देखो ये अपने आप में क्या है, मेनी वन फंक्शन है। अगर मैं x की वैल्यू π/6 रखता हूं और x की वैल्यू 5π/6 रखता हूं तो दोनों केस में क्या होगा, साइन x सेम आएगा। और साइन x अगर सेम आएगा तो ऑब्वियसली ये मेनी वन ही तो हो जाएगा। जो वैल्यू फंक्शन की x की इक्वल टू π/6 पे आएगी वही वैल्यू फंक्शन की 5π/6 पे आएगी। मैंने डाउट पूछने के लिए मना नहीं किया है, मैंने बोला है कि जिस समय जो इंस्टेंटली डाउट है पूछ लिया करो। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब मना करूंगा वो उसी समय तक के लिए होता है। तो x के अलग अलग वैल्यू पे लिए सब सेम आएगा। एक और काम कर लो, x की वैल्यू 0 ले लो और x की वैल्यू पाई ले लो, देखो फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। तो दो अलग अलग x पे सेम वैल्यू आ रहा है तो मेनी वन है। अगला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर 2x³ प्लस 5।
इसका जवाब विनायक देगा। क्या आया? Exponential function is always positive and this is positive. So f dash x is greater than 0, greater than equal to 0. Equality will hold at only at x equal to 0 पे ही ये 0 होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 1 हो गया। आगे चलते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। शाबाश, वेरी गुड। कौशिक, मुझे ये बताओ, ये 1 1 है या मेनी 1? मतलब मैं तुमसे पूछा हूँ, ये भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है ना, तो ये 1 1 है या मेनी 1? तो जो तुम कह रहे थे वो फिर इस पे तो वैलिड नहीं है ना। हाँ, मैं उस
उस कंक्लूजन पे ना, थ्योरम पे आऊंगा अभी आगे कि इंक्रीजिंग का पावर इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग का कंपोजिट इंक्रीजिंग, वो सब अभी आने वाला है ना। क्या ये डेफिनेटली कह सकते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, जैसे मान लो e टू दी पावर एफ एक्स और एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 है, अगर फंक्शन ये है मान लो और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली e का जो पावर है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हेंस ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, वो सब अभी सारे बच्चों को डिस्कस करेंगे, दैट इज ए गुड। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बच्चा बोल रहा है कि सर अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हो y इक्वल टू e टू दी पावर एफ एक्स एंड इट इज गिवन दैट कि एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये वाला, तो इंक्रीजिंग मतलब है, मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, ये गिवन है ना। तो y क्या होगा सर, ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, तो मैंने बोला चलो डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e टू दी पावर एफ एक्स एंड चेन रूल से एफ एक्स का एफ डैश एक्स। अब भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव है, तो ये जो डिफरेंशिएशन आया इसका, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो ये 1 फंक्शन। तेजवीर समझ में आया क्या बात? फिर एक बच्चा बोलता है सर अगर e टू दी पावर एफ एक्स में एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो बच्चे जब डाउट पूछते हैं ना तो ऐसी ना कॉन्सेप्ट का लिंकेज भी निकल जाता है वहीं पे। अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये गिवन है, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, e टू दी पावर एफ एक्स का e टू दी पावर एफ एक्स और चेन रूल से एफ एक्स का एफ डैश एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये एफ एक्स क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या कि उसका डेरिवेटिव निगेटिव होगा, तो ये क्या दिया हुआ है, निगेटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई निगेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये जो dy बाई डी एक्स है, मतलब इसका स्लोप इस फंक्शन का स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, तब भी ये 1 फंक्शन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और मैंने बोला था इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो स्ट्रिक्टली 1 ही रहेगा। नोट कर लो बस, मैंने टारगेट किया था 2 टॉपिक का, ये अभी तो एक भी खत्म नहीं हो पाया। तेजवीर ये वाला लॉजिक समझ में आया कि वो क्या बात पूछ रहा था बच्चा? कुणाल तुम्हें समझ में आया? सिद्धि? ओके। एक लास्ट क्वेश्चन, बेटा तुम लोग जितना पढ़ा दिया उसको एक बार सारा रिवाइज कर लेना, और मैंने जो इंक्रीजिंग जो ये 1 1 मेनी 1 के ऊपर जो असाइनमेंट दे रखा है ना, उसको स्टार्ट कर दो सॉल्व करना।
जितना हो सके करो, नहीं होगा ना तो ये मत सोचना कि नहीं आता है, अभी उस कॉन्सेप्ट पे ही नहीं आए होंगे, ठीक है। तो मैं ना एक बार असाइनमेंट में ना क्वेश्चन नंबर मार्क करके ना व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि ये क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, वो अटेम्प्ट कर लेना। होमवर्क में अगर वो मिस करोगे, डिफॉल्ट करोगे तो फिर डटाई चालू हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना डिफॉल्ट नहीं करना है होमवर्क में, ठीक है। निकलो सारे बच्चे, मिलेंगे अब हम लोग वेंसडे को शाम में, ठीक है। बाय, ओके बेटा, बाय 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 बाय। विनायक लीव कर लो। हाँ तो सर मैं जेई के लिए ऐसे ही लाइक 12 से 15 बच्चों का ग्रुप होता है एक, जिसमें मैं ना बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके ना एकदम टॉप लेवल तक पढ़ाता हूँ, और उसमें सीबीएसई, जेई मेंस और जेई एडवांस सब कवर अप हो जाता है। बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव क्लास होती है। कोई बच्चे के ऊपर लाइक ये नहीं है कि अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो वो इंटरप्ट नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे को ना लाइव एक्सप्लेन करते समय अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसी समय इंटरप्ट कर सकता है। मतलब अगर बच्चा थोड़ा मोटिवेटेड है और सेल्फ कंसर्न है, अटेंटिव है, तो उसको बहुत फायदा होने वाला है। इट इज जस्ट लाइक ऑनलाइन क्लास तो है ही, बट ये ऑफलाइन क्लास का ही एक समझिए कि बेटर वर्जन है, कि आपको कहीं ट्रेवल नहीं करना है, बट लाइक आप यहाँ सामने जो लाइक द्वारका के बच्चे हैं, मैं द्वारका में हूँ, तो द्वारका में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ सामने हमारे क्लासरूम में भी आ जाते हैं, बट ना हम अपने बैच का जो कैपिंग है वो 15 बच्चों से नीचे का रख रखे हैं, सो दैट ना कि हम हर एक से डिस्कस कर सकें, हर एक से ना क्लास के दौरान फीडबैक भी ले सके कि तुमने कैसे सोचा इस क्वेश्चन पे, क्या किया। इवन समटाइम्स उनके कॉपी का पिक्चर भी मंगवाते हैं कि भेजो, देखो कि ऐसे ही बैठे हुए हो या कर रहे हो। तो लाइक तो ऐसे ही चलता है। और हमारा क्लास 12 का जो सिलेबस है वो 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, अप टू एडवांस लेवल तक, पूरा एडवांस लेवल तक। और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में क्लास 11th की चलेगी रिगरस रिवीजन। 60 दिन में लगभग, वो जो 60 दिन होगा उसमें लगभग 100 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम सिर्फ 11th पढ़ाएंगे, रिवाइज करवाएंगे पूरा 11th। और वो जो 60 दिन होगा ना अक्टूबर और नवंबर में, पढ़ाएंगे 11th, बट टेस्टिंग ना हर एक वीक 20-20 क्वेश्चन की टेस्टिंग जो है वो 12th क्लास के सिलेबस की चलेगी, सो दैट कि 11th पढ़ाने के दौरान ना वो 2 महीने में बच्चे 12th गोल ना कर दें, ठीक है। तो हमारा पूरा एकेडमिक ईयर जो है वो 30 नवंबर को फाइनल हो जाता है, 30 नवंबर को बिल्कुल खत्म। उसके बाद हमारे पास बचता है 50 दिन, 30 दिन दिसंबर का और 20 दिन जनवरी का। उस 50 दिन में ना हम 15 मॉक टेस्ट ना मैथ्स का, सिर्फ मैथ्स का 25-25 क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, तो उसके 15 मॉक टेस्ट जो हैं वो प्लान करते हैं अपने बच्चों का। और उस 15